ओके बिस्मिल्लाह। तो हमारा जो आपका सोशल साइंस है, क्लास 8 का जो सोशल साइंस है, इसमें आपको 3 किताबें हैं और इसमें जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको हम सिविक्स भी कहते हैं, इसका पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी किताबों पर भी है ये, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात यह है जो हमें पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो मैं अंग्रेजी में बताऊंगा और एक्सप्लेन भी इंशाल्लाह करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको पहले भी बहुत दफा मैंने आपको ये पढ़ाया, आज मैं रिकॉर्ड करा रहा हूं तो आप अच्छी तरह से इसको फिर एक मरतबा समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक तरह की बुक होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है आउटलाइनिंग द बेसिक लॉज और प्रिंसिपल्स बाय विच ए कंट्री इज गवर्न्ड। उसमें एक आउटलाइन दी हुई है कि कौन कौन से कवानीन है जिनके जरिए से हम मुल्क को चलाएं। ये मैंने पहले भी, ये कानून की किताब है और इसको उर्दू में हम आईन कहते हैं। क्या कहते हैं? आईन। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्तसर तारुफ। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहां लोग वोट देके अपनी हुकूमत चुनते हैं उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? क्यों ऐसा है कि हमें इस आईन की जरूरत है, कवानीन की जरूरत है? और आपको यह मालूम है कि कवानीन की क्यों जरूरत है। हमने वो उस दिन मैंने आपको समझाया था कि अगर हम फुटबॉल खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, तो वहां रूल्स होते हैं, रूल्स के बगैर तो हम झगड़ जाएंगे फटाफट, समझ रहे हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम 4 पॉइंट्स के जरिए से समझेंगे। कितने पॉइंट्स के जरिए से? पहले वाला, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर्स ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। पहली बात यह है कि डेमोक्रेसी में हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, हम किसी को वोट देते हैं, वो वोट देके हम पर हुक्मरान बनता है, एक तरह से बादशाह हमारा बनता है। अब अगर उसको कानून, उसके ऊपर कानून नहीं होगा तो वो अपने पावर्स, जो उसको इख्तियार फिर मिलता है, पावर मिलता है, ताकत उसको मिलती है, मुल्क का हाकिम बनके जो ताकत उसको मिलती है, वो उसको मिसयूज भी कर सकता है, वो हमारे खिलाफ ही कर सकता है। हमने ही उसको बनाया और वो हमारे खिलाफ ही हो जा सकता है। लेकिन अब हमने क्या किया है, एक तरीका, उसको कंट्रोल करने का तरीका हमने क्या किया है, हमने कानून बनाया, वो कानून से बालातर होकर काम नहीं कर सकता। ये हो गया पहली बात समझ रहे हैं। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट द पावरफुल इंडिविजुअल और ग्रुप्स डू नॉट यूज पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स। अब लोगों की बात, पहले हमने लीडर्स की बात की, अब हम लोगों की बात करेंगे। अब लोगों में बहुत सारे लोग काफी ताकतवर होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनके पास बड़े बड़े लोगों के साथ उनका आना जाना होता है, उनको जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनमें उनका बहुत अच्छा रुतबा होता है। तो अब वो भी कर सकते हैं, जो कमजोर लोग हैं उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो वहां भी उनके आड़े कौन आता है, उनकी रुकावट कौन बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, आईन बनता है, कानून बनता है। तो वो कानून से बालातर होकर काम नहीं कर सकते हैं, वो कमजोर लोगों को दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको कानून फिर पकड़ लेगा। बात समझ रहे हैं? ये कोई दूसरी बात। अब तीसरी बात, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स फॉर देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर। अब अगर स्टेट भी कोई हमारे ऊपर कोई दोष दबाव करने की वो सोचेगा, मतलब जिनको हमने पावर दिया है, अब वो जो पावरफुल लोग हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, हम उनके जरिए से उनको कोर्ट ले जा सकते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये जो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में आगे बात होगी इंशाल्लाह। तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, कम से कम उनको वो हमसे छीन नहीं सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये हुई तीसरी बात। चौथी बात, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज of the government and rights and duties of citizens to run the country। अब इसके अलावा ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो, ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी की सारी बातें लिखी हुई है कि हम किस तरह से अपने मुल्क को चलाएंगे। इसमें वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो हमें जिस तरीके से हमें अपने मुल्क को चलाना है। दूसरी बात, इसमें सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि किस तरह स्कूल किस तरह चलेगा, अस्पताल किस तरह चलेगा, कोर्ट किस तरह चलेगा, पुलिस किस तरह चलेगी, समझ रहे हैं। ये सारे कवानीन उसमें ये, और सब के बारे में उनका ये भी कि उनका ताकत कितना है, एक एसएचओ का कितना ताकत है, एक डीसी का कितना ताकत है, एक तहसीलदार की कितनी ताकत है, एक टीचर की कितनी ताकत है, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम ड्यूटी कहते हैं, उसकी ड्यूटी क्या है। ये सारी बातें किसमें लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। और इसके जरिए से हम काम करने के, वरना मैं नहीं आऊंगा आपके क्लास में, आप क्या करेंगे? मुझे
आप समझ रहे हैं? तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे पकड़ सकते हैं कि सर आपको जो तनख्वाह मिलती है वो तो पढ़ाने का मिलता है, पढ़ाते नहीं है, तो मुझे आप जिम्मेदार कैसे बनाएंगे? कानून के जरिए से। तो वो कानून लिखा कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। बात समझ में आई? तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे, हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी बुक में और बहुत सारी, आप ये अपने लिए पढ़ेंगे, बुक में बहुत सारी चीजें जो हमने पहले भी पढ़ी हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स इनको याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब उसके बाद अब जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बार बार बात कर रहे हैं, हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो कैसे बना, इसकी एक दास्तान होगी, अर्थात दलील पैद की ना। तो अब हम ये समझेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाया गया तो कैसे बनाया गया, इसमें कौन से लोग थे, इसमें क्या क्या चीजें थी। तो पहली बात, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसके लिए एक जमात जो है बनाई गई, जिसको हम असेंबली कहते हैं। लोगों की एक जमात तायनात की गई। ये इनकी तादाद 308 जो है, जब हम आजाद हिंदुस्तान की बात करते हैं, 308 लोग जो है इन्होंने एक कानून बनाया है। तो उस असेंबली को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? या अगर आप इसकी एक और प्रोनाउंसिएशन कॉन्स्टिट्यूएंट, असल प्रोनाउंसिएशन इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट भी हम पढ़ते हैं, लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, उसी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, उसी ने ये सारा कानून, ये आईन जो है, आईन की किताब ये बनाई। और ये कहां से आई? उस जमाने में जब यहां अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, तो यहां पर प्रोविंशियल असेंबलीज का एक इलेक्शन हुआ, तो वहां से वो इलेक्ट होके आ गए। यानी उनको भी हमने ही चुना, जिन्होंने हमारे लिए कानून बनाया उनको हमने ही चुना। तो एक तरह से पहली पार्लियामेंट हिंदुस्तान की, आजाद हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट थी। इट वाज कन्वीनड इन December 1946 टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 1946 में हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी? 1946 में। और आप जानते हैं 1947 को हमें आजादी मिली, तो इंडिपेंडेंस 15 अगस्त हम आजादी का दिवस मनाते हैं, दिन मनाते हैं। और इसके चेयरमैन जो थे, टेम्पररी चेयरमैन, उसका नाम था सचिद आनंद सिंधिया। सचिद आनंद सिंधिया इसका टेम्पररी चेयरमैन था। और इसका प्रेसिडेंट जो था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट, उसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। उसका नाम था, ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर्स थे, ये उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, कितने? 2। एक था HC मुखर्जी और दूसरा था VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णमाचारी। और अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको लिखना था कानून, आमतौर पर आप इसका नाम ज्यादा सुनते हैं इसके बारे में, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका नाम सबसे ज्यादा सुना जाता है। तो वो था असल में चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है जिन्होंने अब लिखना शुरू किया, जो कमेटी जिसको ये लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो उसका चेयरमैन कौन था? इट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो ये जो थे, ये सबसे बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की है, जिसकी सबसे ज्यादा खिदमत है हिंदुस्तान का आईन बनाने में। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो इसका था, उसका नाम था BN राव। हालांकि जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, इनमें बहुत कम लोगों का हम जिक्र करते हैं, इनका नाम हम ज्यादा नहीं लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ही हम नाम लेते हैं, तो दूसरा नाम जो इसके साथ लिया जाता है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम। ये अक्सर बेचते, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन वो चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नहीं था, ये गलत हो जाएगा। वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, समझ रहे हैं? जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको लिखना था कानून, जिनको आप ड्राफ्ट बनाना था, उस कमेटी का वो चेयरमैन था। ये बात आप याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये चेयरमैन वो नहीं, बल्कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी। और बाकी जो चेयरमैन, बाकी जो लोग इसमें शामिल थे, उनका मैंने नाम बताया। तो एक मर्तबा जब आप बाद में फिर वीडियो देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इट इज मेंबर सर्व्ड एज द नेशंस फर्स्ट पार्लियामेंट। मैंने पहले भी बताया, जिस तरह हमारी पार्लियामेंट आज है, वो कानून में तरमीम करते हैं, कानून बनाते हैं, नए कानून लाते हैं, तो इस तरह से पहली पार्लियामेंट आप समझ लीजिए, ये पहली पार्लियामेंट थी। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सेक्युलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसमें मैंने आपको बताया सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये मैंने आपको बहुत दफा बताया कि जो हमारा कानूनी नाम जो इंडिया का है, वो सिर्फ इंडिया नहीं है, बल्कि एक लंबा नाम है, जिसमें पहला लफ्ज सेक्युलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक,
सोशलिस्ट, उसके बाद रिपब्लिक और उसके बाद इंडिया। बात समझ में आई? तो इसका कुछ मतलब है और मैंने वो मतलब आपको बहुत दफा लेक्चर्स में समझाया। And established the structure, procedures, powers and duties of the government and duties of the citizens। पहले भी मैंने आपको यह समझाया कि इसमें वो सारी बातें लिखी गई जिसमें वो प्रोसीजर समझाया गया कि किस तरह से एक सरकारी मुलाजिम को या जो सरकारी एजेंसी है या जो हमारे पावर के मुख्तलिफ जो एजेंसीज है वो काम कैसे करेंगे, उनकी ड्यूटी क्या है, उनके जो हुकूक वो क्या है, लोगों के हुकूक क्या है, इन सब चीजों के बारे में इस कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई और इन्होंने इसी के ऊपर कानून बनाए। The 308 members of the assembly signed two handwritten documents, two handwritten copies of documents on the January 24, 1950। 1950 में यह ड्राफ्ट तैयार हुआ और 2 किताबें बनाई गई कानून की, हाथ से लिखी हुई। किससे? हाथ से। और 308 मेंबर्स ने उस पर दस्तखत किया। कितने मेंबर्स ने? 308। ये दो क्यों थे? एक हिंदी में था और एक इंग्लिश में था। इंग्लिश जो है आज भी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में इंग्लिश जो है बहैसियत सरकारी जबान एक तरह से एक पैरेलल सरकारी जबान मानी जाती है, लेकिन असल में जो इंडिया की सरकारी जबान जो है वो है हिंदी, वो है हिंदी। तो इस लिहाज से दोनों चीजें बनाई गई। ज्यादातर लोग अंग्रेजी, पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी समझी जाती है और हिंदी नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा समझा जाता है और साउथ इंडिया में प्रॉब्लम है इसके लिए, लिहाजा 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। एक किस में? अंग्रेजी में, और दूसरा किस में? हिंदी में। और इस पर कितने लोगों ने दस्तखत किए? 308 लोगों ने इस पर दस्तखत किए। ये कब हुआ? जनवरी 24, 1950। ये 24 जनवरी। लेकिन आप मनाते क्या हैं? 26 जनवरी मनाते क्या हैं हम? तो 2 दिन बाद फिर क्या हुआ? ऑन जनवरी 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम द लॉ ऑफ द इंडियन लैंड। तो 2 दिन पहले दस्तखत हो गए और 2 दिन के बाद ये हमारे लिए कानून बना। बात समझ में आई? तो इसी वजह से हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब हम रिपब्लिक बन गए, अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हम अपने लिखे हुए कानून से अपने आप को गवर्न करते हैं। दैट मीन्स रिपब्लिक। समझ रहे हैं? उसके बाद अब इसकी हाईलाइट क्या है? अगर हम इस टेक्स्ट को पढ़ें, अगर आप ये कानून की ये बड़ी किताब जो है, अगर आप इसको कभी डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ में भी मिलेगी आपको इसमें, तो अगर आप इसका मुताला करेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें जो इसमें आपको दिखेंगी वो क्या है, उसको हाईलाइट्स कहेंगे हम। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है। तो आई वहीं कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन तारीफ हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें क्या लिखा है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से प्रोसीजर्स है। अब मसला यह है कि अब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा उसमें दिखेगा क्या, उसको क्या लाइबित है, कशिर पे वनो सु क्या लाइबित है, यह सो लाइबि तथ हमो साम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड प्रोटेक्शंस फॉर इंडिविजुअल सिटीजन। पहली बात जो हमें इसमें दिखेगी वो ये है कि हमारे लिए कौन सी आईनी गारंटीज है, एस्कम गारंटी शिमेलियंस, हमारे राइट्स के मुतालिक, हमारी प्रोटेक्शंस के मुतालिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेंगी ये सारी चीजें। वहां लोगों की बातें हो रही है कि लोगों को अगर ऐसा मसला है तो उसके लिए ऐसा करना है, अगर ये चीज है तो उसके लिए ये चीज है। तो गारंटीज वहां पर आपको दिखेंगी कि जो भी हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या मिलेगा। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके बारे में हमने पहले भी बात की कि सारे लोग यहाँ, चूंकि बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं इंडिया में, तो ये बात भी आपको कहां पर मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई मिलेगी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और मैंने आपको समझाया फ्रीडम ऑफ रिलीजन असल में है क्या, वो मैंने आपको बताया। सेक्युलरिज्म जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं फिर समझाऊंगा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई भी शख्स अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा, यानी छूत छात पर यकीन नहीं करेगा कि ये छु मोकुर यत कशित पे वन ब्लाग ने अमिस अत कि या बह खमन अमिस बह वथ बेहम अमिस, दिस इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? तो ये छूत छात को कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में इसको जुर्म करार दिया गया। आउटलाइंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई एक शख्स दूसरे शख्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो उसको किसी भी एतबार से उसके साथ नाइंसाफी करता है, ज्यादती करता है, तो इसके खिलाफ कानून आप देखेंगे। कानून की किताब में इसके खिलाफ आप क्या देखेंगे? कानून देखेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स फॉर वेमेन, इक्तिसादी तौर पर और समाजी तौर पर
औरतों को उस जमाने में बहुत कम हुकूक थे जब इंडिया आजाद हुआ, तो यह बात भी वहां पर रखी गई। और अभी तक यह हो रहा है कि खवातीन को घर में से प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देते हैं भाई, और इसी बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते हैं, और इसी तरह उनके साथ बहुत सारी जातियां की जाती है। तो ये कवानीन भी वहां पर हैं कि खवातीन को किन किन हुकूक की पासदारी इंसानों को करनी है, यह भी वहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन सिविल सर्विसेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं, उनमें चंद एक लोग ऐसे हैं, चंद जो ट्राइब्स ऐसे हैं जो कमजोर तबके हैं, जिनको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इस पर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर। तो आज आप सिर्फ नाम याद रखेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब याद रखने के लिए आप सिर्फ जो बाहर के लोग, जिनको हम अनटचेबल्स, पुराने जमाने में जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था, जिनको हरिजन, फिर गांधी जी ने कहा उनका नाम हरिजन उसने रखा। तो ये हरिजन लोग जो हैं, ये शेड्यूल ट्राइब्स, ये शेड्यूल कास्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शेड्यूल। और यहां पर जो आप खान जो इधर उधर वो अपने ब्रेवड चराने के लिए जाते हैं, खाना बदोश लोग, ये मन गुजर चमन या खान चमन, तो उनको शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इनके लिए कानून में आपको मुरातें मिलेगी कि इनको ये देना है, इनको स्कूल में इस तरह की प्रोटेक्शन देनी है, इनको ये रिजर्वेशन देनी है, नौकरी में ये रिजर्वेशन इनको चाहिए, फलानी जगह पर इनको ये चाहिए, इनके लिए अस्पताल में ये रिजर्वेशन चाहिए, फ्री मेडिसिन होना चाहिए, इनके लिए फ्री इलाज होना चाहिए, इस तरह की बातें समझ रहे हैं, ये कानून में लिखी हुई है। अब की फीचर्स तो आपने पढ़े हैं, अगर हम देखेंगे की फीचर्स, तो आप रिपीट कीजिए की फीचर्स को, इस पर मैंने काफी जोर दिया, आपको ये याद रखेंगे। वेरी गुड, फेडरलिज्म, ये आपने खुद बताया। दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ, तीसरा नहीं, आप गड़बड़ कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ चौथा है, उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स, क्या है, और चौथा क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पांचवा क्या है? वेरी गुड, सेक्युलरिज्म। जिस तरीके से मैंने आपको वो याद रखने के लिए कहा है, अगर आप उस तरीके से कहेंगे तो कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो फेडरलिज्म का भी हमने पढ़ा, फेडरलिज्म क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, तो आज हम इसको दोहराएंगे। फेडरलिज्म मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें मैंने कहा तीन टायर गवर्नमेंट हमारे इंडिया की है। पहला टायर लोकल, जिसको हम पंचायत बोलते हैं। दूसरा टायर जो है एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट होता है, जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमएलएज होते हैं। और चौथा टायर सेंटर की गवर्नमेंट जो है, जो आज आप देखते हैं, यानी इंडिया में जो सेंटर में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हु इज दैट, क्या है उनके नाम? मोदी जी, समझ रहे हैं? तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको क्या बोलते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, ये आखिरी और ऊपर वाला टायर है, और ये सबसे पावरफुल होता है। और ये क्यों हुआ? ये इस वजह से क्योंकि ए गवर्नमेंट एट सेंटर अलोन कैन नॉट रन होल कंट्री। इतनी बड़ी कंट्री, ये मुमकिन ही नहीं है कि इतनी बड़ी कंट्री को हम एक टायर से चलाएं। इसके लिए हमें 2-3 टायर लगाने पड़ेंगे गवर्नेंस के। तो इसी वजह से लोकल में हमने पंचायत, और फिर हमने जो स्टेट में, वहां पर हमने स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीन टायर पर चलती है, ताकि ये इफेक्टिव रहे, और हर एक को, जो यहां डाइवर्स रिलीजन्स हैं, उनको हर एक को अपना हक मिले और अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन भी मिले। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होते हैं? यानी टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जिनको हम कानूनी तौर पर वोट देके अपना नुमाइंदा बनाते हैं, अगर हम सारे पावर उनको दे देंगे तो वो मिसयूज भी कर सकते हैं। वो ये पावर क्या कर सकते हैं? मिसयूज भी कर सकते हैं। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन ने ही, द कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट सेपरेशन ऑफ पावर्स इनटू 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई ये बात कि 3 अलग अलग जो हमारी पावर सेंटर्स है, वो 3 होने चाहिए। कितने? कौन कौन सा पावर सेंटर? पहला पावर सेंटर लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम वोट देके चुनते हैं, चाहे एमपीज है या एमएलएज हैं, तो इसको हम लेजिस्लेचर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव, पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। जो लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं, कानून को नाफिज करने वाले इदारे, इनको एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? उसके बाद आती है जुडिशरी। जुडिशरी द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जो हमारे कोर्ट अदालतें जो हमारी होती है, उसको जुडिशरी कहते हैं। तो 3 तरह के हमने सिस्टम बनाए और 3 तरह के सेंटर ऑफ पावर्स है। एक ही जगह पर पावर
नहीं है। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये आगे चलकर आएगा। तो फंडामेंटल राइट्स 6 हैं अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल टू इंडियन सिटीजन एज फॉलोज। ये स्टेट के खिलाफ भी हमारे ये फंडामेंटल राइट्स है और किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी जो आपके छीनना चाहता है। आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? कौन कौन सा? राइट टू इक्वलिटी, मैं इसके बराबर हूं, ये मेरे बराबर है। कानूनी एतबार से ये भी एक ही वोट डाल सकती है और मैं भी एक ही वोट डाल सकता हूं। जब ये अपने एज को पहुंचेगी, 18 साल की हो जाएंगे आप, तो जिस तरह से मुझे हक है वोट डालने का, उसी तरह आपका भी हक वोट डालने का है। मैं पहले बच्चों को जब पढ़ाता था तो मैं उनको कहता था कि यहां ये यानी उबकाकस ती है तिथे कर वोटुक हक ये फारूक अब्दुल्ला शाह। समझ रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब जो है बड़े लीडर हैं, उनका भी एक ही वोट है। लेकिन जो हमारा उबकाक है, कमजोर तरीन आदमी है, उसका भी एक ही वोट है। समझ रहे हैं? yes, इसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, हर एक कानून की नजर में बराबर। अगर कोई शख्स जो कमजोर से कमजोर शख्स है, अगर वो कोई जुर्म करेगा, उसको जो सजा मिलेगी, और बड़े से बड़ा आदमी भी वही जुर्म करेगा, उसको भी वही सजा कानून देगा। इसको राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। हर एक आजाद है, कहां पर आप घूमने जाएंगे, कहां पर आप अपनी नौकरी कहां करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, और कहां पर आप मतलब व्हाटएवर जो भी आप करना चाहेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है, तो आप उसके लिए आजाद है। आप उसके लिए आजाद है। और तीसरी बात, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई आपके ऊपर जुल्म जबर नहीं कर सकता है, तो वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देगा। आपको कौन प्रोटेक्शन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस पर भी हमने सेक्युलरिज्म पढ़ते हुए बहुत सारी बातें की। यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर एक को अपने मजहब पर अमल करने का हक है, लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, वो हमने सेक्युलरिज्म में पढ़ा। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके बाद जो आपका कल्चर है, मिसाल के तौर पर यहां हम कश्मीर में फेरन लगाते हैं, कोई हमें यह नहीं कहेगा कि फेरन मत लगाओ, ये कल्चरल राइट है हमारा। हम खाने में हम जो है चावल खाते हैं, कोई ये नहीं कहेगा नहीं आटा खाओ। समझ रहे हैं? yes, तो हमारा कल्चर जिस तरह से है, हमारा ये राइट है, हम उसी तरह से रहें। और इसी तरह जो एजुकेशन है, आपको हक है एजुकेशन हासिल, कोई आपको रोक नहीं सकता है। किसी भी सरकारी इदारे में आपको कोई रोक नहीं, और यहां तक कि प्राइवेट इदारे भी इस पॉलिसी में गवर्न होते हैं। प्राइवेट इदारे भी किसी बच्चे को नहीं रोक सकते कि हम आपको यहां पर एडमिशन नहीं देंगे। इसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी अगर किसी तरह का कोई कानून ऐसा बना जो आपके फंडामेंटल राइट्स को उस पर एनक्रोचमेंट करता है, उसमें कोई गड़बड़ करता है, तो आप इसके लिए भी कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये 6 राइट्स। उसके बाद हमने चौथा जो इसमें पढ़ा, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। याद रखिए ये टर्म, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आप इसको दोहराएंगे मेरे साथ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल का मतलब है सारे लोग, अडल्ट मतलब वो लोग कानून के एतबार से जो 18 साल के हो गए हों, कानून के मुताबिक जो 18 साल के हो गए, उनको वोट डालने का हक, उनको वोट डालने का और अपना नुमाइंदा चुनने का हक। सॉरी 18 नहीं, 19 साल शायद, यस 19 और 18 ईयर्स, मुझे कंफ्यूजन, मैंने यहां 19 ईयर्स, मैंने 18 बताया, इट इज परहैप्स 18 ईयर्स, मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो गया है इसमें। चलिए, तो जब आप इस उम्र को पहुंचेंगे तो आपको भी राइट टू वोट मिल जाएगा, और जब आपको राइट टू वोट मिलेगा तो इसका मतलब है आप अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ में आई? यानी वोट के जरिए से हम अपने नुमाइंदे को चुनते हैं। उसके बाद आता है सेक्युलरिज्म, द लास्ट पॉइंट, द राइट ऑफ द सिटीजन टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। कोई भी रिलीजन आपको इख्तियार कर सकते हैं, कोई आपको दबाव या दोष इसमें नहीं दे सकता है। दूसरी बात, द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, और स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। मैंने आपको समझाया था, मुल्क का कोई मजहब नहीं है। इसमें मैंने आपको बताया था 2 बातें। मैंने कहा मुल्क मजहब से आजाद, लेकिन लोगों को मजहब की आजादी।
इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, इसको। सेक्युलर लेकिन एक पॉइंट और इसमें वो क्या था, वो ये था कि अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कानून से बालातर हो तो कानून वहां माना जाएगा, वहां रिलीजन नहीं माना जाएगा। दैट इज नो रिलीजियस प्रैक्टिस कंट्राडिक्टरी टू कॉन्स्टिट्यूशन इज परमिटेड। अब कोई ये कहेगा कि नहीं देखिए हमारे कल्चर में तो बेटियों को तो दिया ही नहीं जाता है प्रॉपर्टी, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इसके खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बात नहीं माने। हाँ, मैं बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसको स्कूल जाने की इजाजत नहीं दूंगा, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एजुकेशन राइट इसको है। समझ में आई बात? तो आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाएगा, चाहे आपका मजहब क्या कह रहा हो, यहां कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी। तो ये कहलाता है सेक्युलरिज्म। आई होप कि ये सारा लेसन जो है हमने इसको एक तरह से पूरे इस दरिया को एक छोटे से कूजे में बंद किया है। इसको आप एक मरतबा फिर सुनेंगे, ये कभी भी नहीं आप भूलेंगे। वैसे हमने इसको इतनी मरतबा पढ़ा, वाइन गैस ने तो ये इंशाल्लाह मशीद किया। सो थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह ये वीडियो जो है आप जरूर फिर एक मरतबा जरूर देखें।